हैजार्ड्स का मीनिंग किसी को मालूम है? यस सर। क्या होता है हैजार्ड, बताओ। सर हैजॉर्ड मतलब खतरा। हैजार्ड मतलब खतरा, गुड। तो चलिए इसको हम लोग आज एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट, एज यूजुअल जैसे हम लोग एक माइंड जोग एक्टिविटी होती है, तो माइंड जोग एक्टिविटी में हम आपको कुछ चीजें दिखाएंगे, इसका साइन का आपको मतलब बताना है। कुछ साइन आपको हम दिखाएंगे, इस साइन का मीनिंग आपको जानने की कोशिश करनी है और अपनी नोटबुक में इसको नोट भी करना है। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, कुछ साइन इस पे दिख रहे हैं आपको, सभी को यस विजिबल सर। है? यस सर। अभी हम, यस सर। हाँ, इसमें जितने भी साइन आपको दिख रहे हैं, इन सारे साइन का मीनिंग आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। इसको अगर कोशिश करके इसका डायग्राम बनाइएगा और इसकी मीनिंग क्या होती है वो आप जानने की कोशिश करिएगा। बहुत सारे साइन के बारे में आप जान रहे हैं, थोड़ा सा टिपिकल है कुछ साइन, इसको आप, मैं इसीलिए आपको होमवर्क टाइप का दिया हूँ, ये आप ढूंढिएगा। ठीक है, नाउ आई विल स्टार्ट माय टॉपिक। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेफ्टी की। सेफ्टी इज अ एवरी वन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज टू जॉब ऑफ एवरीबॉडी इन द आवर in and out of the library, to exercise home electrical maintenance, proper precaution, and ensure that no one will be injured and no equipment will be damaged. देखिए, सेफ्टी की जो डेफिनेशन को इन्होंने लिया है, जो हम बता रहे हैं कि सेफ्टी एक ऐसी जॉब है, ऐसी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चाहे आप घर में हो, चाहे आप कहीं लैब में हो, चाहे आप कहीं एक कोई एक्सरसाइज में हो, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में हो, तो ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप बिल्कुल सुरक्षित रहें और आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपका जो इक्विपमेंट है, वो भी सुरक्षित रहे। ठीक है, तो सेफ्टी का मतलब मीनिंग यही आता है। और इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी की अगर बात करेंगे हम, तो इलेक्ट्रिसिटी कैन शॉक, बर्न और किल यू if you never know when contact with electricity with a fatal, but you can count it hurting. It is not only the power line that can kill injury. If you contact them, you can also killed by the shock from appliances or power cord in your home. You don't know how to take precautions. कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपको शॉक लग सकता है, आप जल सकते हैं और आपकी डेथ तक हो सकती है, इतना खतरनाक होता है। अगर आप इसके बारे में अवेयर नहीं है, आपने सावधानी नहीं फॉलो की है, तो आप बहुत ज़्यादा खतरे में, प्रॉब्लम में चले जाएंगे। ये कितना नुकसान करता है, ये डिपेंड करता है कि करंट आपको कैसे लगा है, शॉक कैसे लगा है। इट्स नॉट ओनली पावर लाइन, ये जरूरी नहीं कि आप जो आपके सर के ऊपर से छत से लाइन जा रही है केवल वही खतरनाक है, आपके घर की छोटी से छोटी लाइन भी डेंजरस हो सकती है। तो अगर आप इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो आपके जो अप्लायंसेज हैं घर के, या आपके जो वायर्स घर में जो वायरिंग में लगे हैं या कॉर्ड यूज होते हैं, उनको भी ये, उनसे भी खतरा हो सकता है और पूरी तरीके से खतरा होता है। अभी इसको हम आपको बताएंगे डिटेल में ऐसा क्यों होता है। तो हम लोग पहले बात करेंगे हैजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। तो हैजार्ड्स के बारे में देख लीजिए। शॉक, देखो हैजार्ड्स का मतलब होता है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक हैजार्ड्स है, आपको ये पता है कि ये हमारी लाइफ में हर स्टेप में जरूरी है, आपको हर जगह इसकी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि अगर ये नहीं होगा तो भी तो आपका काम नहीं चलेगा। भाई आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए खतरनाक है, लेकिन बिना इलेक्ट्रिसिटी के आपका कोई काम भी आज नहीं होगा। आपका मोबाइल चार्ज नहीं होगा, आपका पंखा नहीं चलेगा, लाइट नहीं चलेगी, आपका टीवी नहीं चलेगा, और बहुत सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी चारों तरफ आपके है। तो ये कहने का मतलब है कि जो चीज़ हमारे आसपास है, हमारे काम की है,
लेकिन उनसे हम नुकसान भी हो सकता है, दैट इज द हैजॉर्ड। समझ में आ रहा है? तो ये हैजॉर्ड होता Yes, है। sir. इलेक्ट्रिक शॉक occur when the human body becomes a part of path through which electrons can flow. The resulting effect on the body can either direct or indirect. देखिए, दो तरह से करंट जब किसी बॉडी पे शॉक लगता है तो उससे जो होने वाला नुकसान है वो दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आपको मैं बता दूं डायरेक्ट का मीनिंग क्या होगा। Injury or death can occur whenever electric current flow through the human body. Current of less than 30 milliampere can result in the death. मतलब कह रहा है कि जब करंट लगती है शरीर में तो उससे जो नुकसान होता है दैट इज द डायरेक्ट, आप कह सकते हो डायरेक्ट इसका नुकसान है। और इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि ऑल्दो द करंट करिंग थ्रू द ह्यूमन बॉडी मे बी well-being values required cause of the noticeable injury, human reaction can result the fall on the ladder, movement into the operating machine. Such reaction result in serious injury or death. जैसे मैंने कहा कि आप सीढ़ी पे चढ़ करके कोई इलेक्ट्रिसिटी रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, वहां पर आपको शॉक लगा, तो शॉक तो बहुत हल्का सा था लेकिन सीढ़ी से आप नीचे गिर गए, तो काज ऑफ द एक्सीडेंट क्या हुआ, सीढ़ी से गिरना। तो सीढ़ी से नीचे गिरना मेन कॉज था, लेकिन उसको सीढ़ी से आपको शॉक लगा और आप इस तरह से एक्सीडेंट हुआ। सीढ़ी से गिर रहे थे क्योंकि करंट का बहुत ज्यादा रोल नहीं था, लेकिन ये इनडायरेक्ट शॉक कहलाता है, इनडायरेक्ट आपको इंजरी कहलाता है। ऊपर में जो 30 मिली एम्पियर का भी रिजल्ट जिक्र आया, ये करंट बहुत छोटी वैल्यू होती है, इतनी छोटी करंट भी डेथ का कॉज हो सकती है, इसका कारण अभी हम लोग जानेंगे आगे। तो शॉक के बारे में जाना आपने, शॉक में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों आपने समझ लिया कि अगर आप डायरेक्ट करंट आपको शॉक लग रहा है उससे जो नुकसान हो रहा है दैट इज द डायरेक्ट इंजरी, और इनडायरेक्ट इंजरी मतलब कि करंट की शॉक लगने से आप कहीं गिर गए, किसी नुकीली चीज से टकरा गए, किसी मशीनरी पे काम कर रहे हैं उसमें आपका हाथ चला गया, तो दैट इज द इनडायरेक्ट इंजरी। इसके बाद में कुछ और रिजल्ट्स होते हैं, देख लीजिए। बर्न, बर्न कैन रिजल्ट व्हेन द पर्सन टच इलेक्ट्रिकल वायरिंग और इक्विपमेंट that improperly used to maintain, typically such the burn injury occur to the hand. जैसे कभी इलेक्ट्रिक शॉक से वायर गर्म हुआ, स्पार्किंग हुई, वहां पर आग लगने का कारण हुआ, वहां पर आपको अगर जलन हो रही है तो दैट इज द बर्न कहलाएगा। और ज्यादातर ये हाथ में ज्यादा होता है क्योंकि हाथ लोग ज्यादा टच करते हैं। आर्क ब्लास्ट, आर्क ब्लास्ट होता है स्पार्किंग से, इतना ज्यादा स्पार्किंग हो। आर्क ब्लास्ट अकर फ्रॉम द हाई एम्पियर करंट अकरिंग थ्रू एयर। कभी देखते हैं आपको कोई चिड़िया या कोई भी ऐसा बर्ड तार पे बैठा और आपस में दो तार को टच कर दिया तो बहुत तेजी से स्पार्किंग होती है, दैट इज द आर्क ब्लास्ट। दिस एबनॉर्मल करंट फ्लो द initiated by the contact between the two energetic points. That contact can be caused the person who has accident while working in injured component by the equipment failure due to the pathogen abuse. Temperature of high है 35,000 फॉरेनहाइट तक इसका टेम्परेचर जा सकता है, इतना डेंजरस होता है। इसके बाद है एक्सप्लोजन, विस्फोट होना। एक्सप्लोजन कैन अकर व्हेन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड such source of ignition from the explosive mixture to the atmosphere. Ignition can be due to the overheating conductor or equipment or normal arcing switch contact. देख रहे हैं कि जब कहीं पर ओवरहीटिंग होती है किसी भी कंडक्टर के थ्रू तो वहां पर ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं इक्विपमेंट में, दैट इज द आर्क ब्लास्ट, एक्सप्लोजन। फिर आते हैं फायर पर। कुछ मैं आपको फायर सेफ्टी के बारे में बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द फायर बोथ होम एंड वर्क प्लेस। डिफेक्टिव इन द मिसयूज्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन द मेजर कॉज with a high resistance connection between one or primary source of ignition. High resistance connection occur when the wire improperly is placed or connected other components such as the reciprocal outset of the switch. देखिए फायर का सिंपल आप जानिए कि एक वर्ड आता है फायर ट्रायंगल।
फायर ट्रायंगल में क्या होता है, देखिए फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन अगर तीनों एक साथ हो जाएगी तो आग लगती है, ये आप जान लीजिए। अब आइए फ्यूल पर। तो आपको पता है कंडक्टर हमारा जो वायर होता है उसमें उस पर प्लास्टिक कोटिंग होती है, रबड़ की कोटिंग होती है। तो रबर वाले जनरली इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि जो स्विचेस वगैरह होती है जितनी हीट होती है उतनी हार्ड होती जाती है। वायर में जितना हीट होगा वो सॉफ्ट होता चला जाता है, उसका वायर का इंसुलेशन। तो वो एक फ्यूल का काम करता है। हीट वहां पर जो होगी आपके ओवर करंट से हीट जनरेट हो सकती है, और ऑक्सीजन आपके पूरे एटमॉस्फेयर में हमेशा अवेलेबल होती है। तो ये अब आपको ध्यान में रखना है कि कभी ऐसी सिचुएशन ना हो कि वहां पर कोई भी ऑक्सीजन आपकी अवेलेबल है, ये जानते हैं आप, और आपका इंसुलेटर भी अवेलेबल है जो आग को जलाने में सहायक होगा। बस आपको हीट नहीं प्रोड्यूस होने देना है, तो आप सेफ हैं। फायर में सेफ्टी में यही ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी पर इलेक्ट्रिसिटी का क्या इफेक्ट हो सकता है। द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक कैन अ ह्यूमन बॉडी डिपेंड ऑन द सेवरल फैक्टर्स। द मेजर फैक्टर आर current and voltage, what is the value of current and voltage, resistance, path through the body and duration of the shock। ये चार फैक्टर है जो डिपेंड करता है आपके करंट की वैल्यू कितनी है, वोल्टेज करंट की कितनी वैल्यू है, ज़्यादा है कम है, ये डिपेंड करता है ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट डालने के लिए। रेजिस्टेंस जितना कम होगा या जितना ज़्यादा होगा ये भी फर्क पड़ता है। अगर आपका हाथ या बॉडी गीली है, आप पानी में भीगे हुए हैं, उस समय रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, तो बहुत डेंजरस कंडीशन होती है। तो पाथ थ्रू द बॉडी, आपके शरीर के किस अंग से करंट फ्लो कर रही है ये डिपेंड करता है। अगर आपका हार्ट साइड इफेक्टेड हो रहा है तो आपको ज़्यादा इंजरी हो सकती है। अगर हार्ट साइड नहीं है, कोई दूसरा बॉडी पार्ट वहाँ पे इंगेज हो रहा है, तो उसका इफेक्ट कम हो सकता है। और ड्यूरेशन ऑफ द शॉक, कितनी देर के लिए शॉक लग रहा है, ये चार फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है ये। द मस्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज आल्सो फैक्टर इन द पीपल हैविंग अ लेस मस्कुलर और द मोर फैटी टिपिकल शोज सिमिलर इफेक्ट ऑफ द लूजर करंट बॉडी। मस्कुलर भी डिपेंड करता है आपका, अगर आप आदमी का शरीर दुबला पतला है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। आदमी फैटी शरीर है, फैटी शरीर में वाटर एलिमेंट ज़्यादा होता है, मसल्स ज़्यादा होते हैं, वो करंट का रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करता है, वो इफेक्ट ज़्यादा डालता है। अब हम लोग कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन की बात करेंगे जो अभी हमने शुरू में आपसे मैं पूछ रहा था। एक एक रूल को हम पढ़ते चल रहे हैं, आप लोग समझते चलिएगा। बहुत सारे रूल हैं इसमें, कुछ आपने भी बताए भी हैं मुझे। चलिए बात करते हैं। रिमूव पावर फ्रॉम द सर्किट और इक्विपमेंट प्रियर टू वर्किंग इट। नेवर अज्यूम दिस करंट इज ऑफ, चेक इट विद द मल्टीमीटर। कहीं पर भी अगर तार जा रहा है, चाहे वो कपड़ा डालने वाला भी तार हो, आप ये मत समझिएगा कि करंट उसमें नहीं हो सकता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप उसको बिना चेक किए नहीं टच करना है। रिमूव एंड रिप्लेस फ्यूज ओनली आफ्टर पावर टू द सर्किट हैज बीन टर्न्ड ऑफ। फ्यूज को रिप्लेस करते समय हमेशा पावर ऑफ होना चाहिए, ये आप जान लीजिए। पावर ऑन होती है, फ्यूज आप लगाएंगे तो स्पार्किंग बहुत तेज होती है लोड पर। मेक श्योर ऑल इक्विपमेंट इज प्रॉपरली ग्राउंडेड। हमेशा ग्राउंडेड इक्विपमेंट को ही यूज करना चाहिए। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें 3 पिन टॉप होता है, दैट इज द, कह सकते हो ग्राउंडेड इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन वायरिंग भी आपकी ग्राउंडेड होनी चाहिए। यूज एक्सट्रीम केजन व्हेन इंस्टॉलिंग द एंड रिमूविंग द बैटरी कंटेनिंग एसिड। कभी आप एसिड की बैटरी को अगर आप रिमूव करा रहे हैं तो बहुत ही सावधानी रखनी होगी, बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। यूज क्लीनिंग फ्लूइड्स एंड अदर केमिकल्स ओनली द वेल वेंटिलेटेड प्लेस। क्लीनिंग का जो बता रहा है या केमिकल्स का, वो आप वेंटिलेटेड प्लेस पे, जैसे कि आप अगर बैटरी एसिड के बारे में कोई काम हो रहा है तो वो ओपन प्लेस पर होना चाहिए, क्लोज प्लेस पर नहीं होना चाहिए। Disposing of cleaning rugs and other flammable material tightly closed material container. Dispose the cleaning rugs.
एंड अदर फ्लेमेबल मटेरियल, जो ज्वलनशील चीज होती है जिसको आप डिस्पोज आप करने जा रहे हैं, उसको मेटल, क्लोज मेटल में रखना चाहिए। मेटल के जो डिब्बे होते हैं उसमें रखना चाहिए, प्लास्टिक में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक भी आपका फ्यूल का काम करता है और मटेरियल तो फ्यूल आती ही है। In case of electrical fire, switch off the circuit and repeat it immediately approaching appropriate authorities. फायर, अगर कहीं इलेक्ट्रिकल फायर है तो अपना सारा स्विच ऑफ करिए और तुरंत जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को आप सूचित करिए, बिजली डिपार्टमेंट को आपको बताना है। नेवर स्विच ऑन इक्विपमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर लीकेज। कभी पानी का लीकेज हो तो वहां पर कोई भी स्विच नहीं ऑन करना चाहिए। वर्क नो मोर देन द क्लीन ड्राई एरिया, कीप अवे फ्रॉम द वर्किंग इन damp or wet location, but if the resistance of the skin will be lesser, increase the change of electric shock। तो बता रहा वही चीज कि जहां पर भी क्लीन ड्राई एरिया है, या मतलब जहां पर वाटर का जहां पे कंजम्पशन है वहां पर वर्किंग प्लेस इलेक्ट्रिकल का नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अगर जहां पर सूखा एरिया है वो चीजें अच्छी हैं। डू नॉट डू बी ड्रेस्ड बैगी एंड फ्लिपिंग क्लॉथिंग। ये कह रहा है कपड़ों के बारे में कि जब आप कभी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे और लैब में काम करते हैं तो लूज कपड़े नहीं पहनने। बैगी और जो लूज होते हैं, आप हमेशा एक टाइट कपड़े ही पहनने होंगे। लूज पहन रखें तो आप एप्रेन का यूज करिए, एप्रेन की हेल्प से आप कपड़े को आप टाइट कर सकते हैं। वेयर ओनली द नॉन कंडक्टिंग शूज। जूते जो पहनेंगे बिजली काम के लिए नॉन कंडक्टिंग होने चाहिए। This will lessen the possibility of electric shock. Take away all ranges, wrist watch, bracelet, ID card, chain, tag, मेटालिक चीजें जो भी हैं इलेक्ट्रिकल टाइम में वर्क करते समय वो ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। वो सारे करंट को फ्लो करा सकते हैं। डू नॉट यूज बेयर हैंड एंड रिमूव हॉट पॉट। गर्म चीज को हाथ से नहीं हटाना है। Make certain that equipment being used properly grounded, ground all equipment is circular। ये सब चीजें बताई है। आप बहुत सारे रूल हैं, कुछ इसमें देखिए दिया है ये, अवॉइड इलेक्ट्रिकल शॉक। अवॉइड इलेक्ट्रिकल शॉक, कैसे हम लोग शॉक को अवॉइड कर सकते हैं, करंट ना लगे। नेवर क्लाइंब इट, पोल पर कभी नहीं चढ़ना चाहिए, या जो फेंस है अराउंड सब स्टेशन उसके पास नहीं जाना है। आपने देखा है असेंबली ग्राउंड में जहाँ पर असेंबली होती है हम लोग की, वहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा है, फेंसिंग बनी है, तो उससे दूर ही रहना चाहिए। उसमें करंट नहीं है लेकिन फिलहाल कभी भी आ सकता है। कीप इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स, लीड्स, वायर अवे फ्रॉम द हीट एंड वाटर। जो भी इंस्ट्रूमेंट के तार हमारे होते हैं इक्विपमेंट के, उसको पानी से और हीट से दूर रखना है। If you are touching water, never touch electrical device such as light switch, hairdresser। ये कभी कभी लोग नहाने के तुरंत बाद हेयर ड्रायर को यूज करते हैं। कर्लिंग आयरन होता है, लेडीज यूज करती है बाल को कर्ली करने का, या टोस्टर, नाश्ता बनाने चले गए तुरंत। तो इस तरह से चीज़ों को अवॉइड करना, नहीं छूना है कभी भी। नहाने के तुरंत जब तक बॉडी सूख नहीं जाता तब तक नहीं नहाना है। डोंट पुल इलेक्ट्रिकल कॉर्ड, अनप्लग देम। प्लग को निकालने के लिए प्लग से ही पकड़ के वायर को खींचना है आपको मतलब कि अनप्लग करने के लिए आप तार को पकड़ के नहीं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। इसके बाद में फिंगर इन योर बल्ब, डू नॉट पुट योर फिंगर इन बल्ब सॉकेट। होल्डर में कभी उंगली नहीं डालना है, चाहे पावर ऑन हो या ना हो, देख लीजिएगा। कीप काइट अवे फ्रॉम द, ये छूट गया था एक, जो पतंग उड़ाते हैं हम लोग, तो अक्सर मेटेलिक लोग बल्ब यूज करते हैं, तो ये सब बिजली के तार से दूर रखना है। इफ यू सी फॉलन इलेक्ट्रिकल वायर, स्टे अवे। कहीं तार अगर गिरा है बिजली का तो उससे दूर रहिए आप, और कंसर्न अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर सकते हैं। डिसकनेक्ट अप्लायंसेज बिफोर क्लीनिंग देम। कभी अप्लायंसेज की सफाई कर रहे हैं तो उसको हमेशा पावर ऑफ करके करना चाहिए। टेल समवन इफ यू सी द फ्रेडेड वायर, तार अगर कहीं से टूट गया है या उसका इंसुलेशन ब्रेक है
तो आप तुरंत उसको बता दीजिए अपने सीनियर्स को, अपने बड़ों को, कि ये तार खराब है, इसको चेंज करना चाहिए। डोंट स्विम ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिकल स्टोन। जब बिजली जब बरसात के टाइम में बिजली कड़कती है तो उस टाइम में स्विमिंग नहीं करनी है। डोंट टच ओवरहेड वायर, कैरिंग लैडर। सर लेफ्ट हो गए। हाँ। तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। एक वर्चुअल है। क्या? एक वर्चुअल है, दिखाए? दिखा। बाद में घर में है अभी। हाँ। लास्ट में है। दिखा ना, अभी सर नहीं है। ठीक है, रुक जाना है घर में। देख रहे रुक प्रजेंटे पे करे। हाँ कर। सब अपना माइक। सब अपना माइक बंद करो। आवाज मेरी आ रही है ना आपको? कैसा? यस सर। सर। यस। मेरी मेरी नेट हाँ, चलिए माइक ऑफ कर लीजिए आप लोग। आपका माइक ऑन है। तो यही हम लोग बात कर रहे थे, एवाइड शॉक की। बहुत सारे पॉइंट इसमें है, आप लोग पढ़िएगा। और लास्ट में एक मैं छोटा सा आपको प्रोजेक्ट दे रहा हूं बनाने के लिए। इस प्रोजेक्ट में आपको एक पोस्टर बनाना है। एक चार्ट आप ले लीजिएगा मार्केट से, और उस चार्ट में 2 या 4 पार्ट कर लीजिएगा। ये पूरा चार्ट बहुत बड़ा होता है। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, आप अपनी सोच से, अपनी थिंकिंग से ऊपर जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इन पॉइंट्स का यूज करके अपनी सोच से आप एक चार्ट बनाइए। क्या करना है? ये जो आपको पोस्टर दिख रहे हैं जैसे बने हुए हैं, तो इसी तरह से आपको भी अपना एक पोस्टर बनाना है।
ये मैंने 4 एग्जाम्पल के लिए दिए हैं, आप ये भी बना सकते हैं। अगर आपको लगता है आप इससे अच्छा और बना सकते हैं, तो आप इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिलेटेड जितनी भी पॉइंट है उस पॉइंट को लेकर के आप चार्ट बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया उसके था कि नीचे गीले हम जो हाथ से बनाए, क्या हुआ, एक्सक्यूज मी बताइए सर, बच्चे। सर हाँ, हम जो बनाए हैं पोस्टर, उसके नीचे वो लिखना होगा क्या क्या चीज है वो। बिल्कुल बिल्कुल, तभी ना पता चलेगा। जैसे इसमें देखिए लिखा है पहला डोंट ओवरलोड, सेकंड चैप्टर देखिए, सेकंड वाला पोस्टर, उसमें एक प्लग में ढेर सारा प्लग लगा रखा है, तो दैट इज द, ये शो करता है कि ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए। फिर एक देखिए बना है पहला वाला, डोंट फिंगर इन द सॉकेट, सॉकेट में उंगली नहीं डालना है। पुल द पावर प्लग नॉट द कॉर्ड, तार से पकड़ के तार को नहीं खींचना है, ये देखिए लिखा हुआ है। फिर एक ये पुल द प्लग नॉट द कॉर्ड, ये भी बताया है। तो इस तरह से आप ऊपर में जितने भी पॉइंट दिए हैं उसका यूज करके आप इसको बना सकते, बनाइएगा, और बनाने के बाद इसकी फोटो हमको शेयर भी करिएगा। सर सर इसका क्लासरूम में। PDF ओके सर। सर क्लासरूम में। बिल्कुल ग्रुप में शेयर करिएगा हमको आप। सर तो क्या? सर इसका PDF सेंड कर दीजिएगा। क्या कर देंगे? सर इसका PDF सेंड कर दीजिएगा। हाँ भेज रहे हैं। वैसे मैंने इसको पिछले क्लास में मैंने भेजा भी था, लेकिन मैं फिर सेंड कर दूंगा। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, ये हम लोग का जो सिलेबस है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये जो आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक पूरा कर लिए हैं, देख रहे हैं आप, और इसके अलावा आप जितने भी इसमें टॉपिक थे थ्योरेटिकल, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग अपनी कॉपी प्रिपेयर कर लीजिएगा, और कॉपी आप लोग स्कूल में अब इसको जब हम बताएंगे तब आप लोग जमा करवाइएगा ग्रेडिंग के लिए। अब कुछ हम लोग क्राफ्ट एक्टिविटी है, जो ये नीचे क्राफ्ट एक्टिविटी के बारे में दिया है, और कुछ हमारी कोर एरिया एक्टिविटी, इसको अब हम लोग धीरे धीरे एक एक टॉपिक करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया। तो आप लोग इसको पढ़िएगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको पढ़ने के बाद में घर में और लोगों को भी बताइएगा इसके बारे में, उसको डिस्कस यस सर। ओके सर। सर जी मैंने आपको कॉल कर किया था सकते हैं ना आप। गूगल क्लास। हाँ बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही है, और अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप ग्रुप में यस सर। हमको सेंड करिए। ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके मैंने सर, हाँ थैंक एक्चुअली यू बोलिए, डिजिटल सर। पोस्टर बना। बताइए। ओके सर, जी अब आप लोग बाय। यूज कर सकते हैं। हाँ, ओके सर, बाय बाय सर। कुछ पूछना है तो पूछ बाय सकते सर। हैं आप। बाय ओके सर। सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। नहीं पूछना है। बाय सर।